को जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत में बहुत सी यूरोपीय कंपनियां आई, लेकिन उन कंपनियों में मुख्य रूप से दो कंपनियां फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तेज़ी से पांव पसार रही थी। और इन दोनों के मध्य कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, जिनको हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल के रुख करती है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के सेनापति लॉर्ड क्लाइव के बीच 9 फरवरी सन 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई। और उस संधि के अनुसार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कर दिए, चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। उसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र और बंगाल के जो व्यापारी थे उनकी षड्यंत्रों की भेंट चढ़ गया। और उस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और उसका सेनापति जो मीर कासिम था उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। आज हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर के मैदान में हुआ। यह युद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम व मीर कासिम की सेना तथा अंग्रेजी सेना के साथ 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया। मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, क्योंकि इस युद्ध ने अंग्रेजी की जो कंपनी थी वह व्यापारिक कंपनी नहीं बल्कि एक शासक के रूप में उभर रही थी। अंग्रेज बंगाल के साथ साथ अवध में भी सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गए। बक्सर के युद्ध का यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, वहीं बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में मजबूत कर दिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि हुई सन 1765 ईस्वी में। तो रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। यह संधि बंगाल के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि कालांतर में इसने उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिसने ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी। नवाब की सत्ता का अंत हो गया और एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जो शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त थी। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। शाह आलम ने इस संधि द्वारा कंपनी को पूर्वी प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बादशाह की ओर से कर वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया। ये महत्वपूर्ण घटना घटी। मुग़ल काल में प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 अधिकारी होते थे। ध्यान देंगे, अक्सर परीक्षा में पूछ रहा है। पहला अधिकारी दीवान, जो प्रांतीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का कार्य देखता था, और दूसरा जो सूबेदार या गवर्नर होता था, जो सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन आदि कार्यों को संपन्न करता था। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि की जो शर्तें हैं उसके बारे में हम लोगों देखेंगे। इलाहाबाद की जो संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद, उस संधि के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे।
कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। यह इलाहाबाद की प्रथम संधि की प्रमुख शर्तें थी। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। यह संधि 16 अगस्त सन 1765 ईस्वी को कलाई और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष भाग शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में देना स्वीकार किया। शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। उसके बाद इस संधि के अंतर्गत यह भी तय हुआ कि मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब और कलाई परस्पर सहयोग करेंगे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद उसका पुत्र नामात्र का नवाब बनाया गया। बाद में उसकी भी पेंशन निश्चित कर बंगाल की पूरी शासन व्यवस्था कंपनी ने अपने हाथ में ले ली। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, किस तरह से हमारे भारत देश में अपने आप को मजबूत करने में सफल रही और एक व्यापारी से शासक बनने में किस प्रकार अपने आप को स्थापित किया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक का युद्ध जो कर्नाटक की धरती पर लड़ा गया, दो विदेशियों के द्वारा लड़ा गया, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया और कर्नाटक की भूमि पर लड़ा जाने के कारण उसे कर्नाटक का युद्ध कहा गया, जो 1746 से 1764 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध के 3 पार्ट थे, जिसमें प्रथम कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध जो 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई। और यह युद्ध जो है उत्तराधिकार के लिए था। उत्तराधिकार से मतलब कि वहाँ के जो राजा या नवाब थे, उनके जो वंशज थे, वो चाहते थे कि मैं राजा बनूं, मैं नवाब बनूं, इसलिए वे अंग्रेज़ों की सेना से और फ्रांसीसियों की सेना से मदद लिए। इसमें प्रथम युद्ध में फ्रांसीसी सेना की विजय हुई। फ्रांसीसी सेना ने अपने समर्थकों को वहाँ की सत्ता दिलाने में सफलता पाई। द्वितीय युद्ध जो 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी में हुई और तृतीय युद्ध जो है 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य हुआ। यह जो है सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था और पेरिस के संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी सन 1757 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। उसके बाद प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ, जो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर और वहाँ के जो व्यापारी थे, उनके षड्यंत्र के भेंट चढ़ गया और इस युद्ध ने अंग्रेजी कंपनी का भारत में पैर जमाने के लिए, भारत का शासक बनने के लिए रास्ता खोल दिया। उसके बाद जो बचा कुचा कसर था वह बक्सर के युद्ध में पूरा हो गया। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेना और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की विजय हुई और मीर कासिम जो है उसको युद्ध छोड़ के भाग जाना पड़ा। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के द्वारा जो है मुगल सम्राट नामात्र का शासक रह गया।
उसकी सत्ता को छीन लिया गया और अंग्रेजी सत्ता काबिज हो गई। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और भारत देश में व्यापार से सत्ता की ओर अग्रसर हुई और काबिज हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सबको जय हिंद।